हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू फंक्शन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माफिया मिस्ट्रेस। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ये फैन फिक्शन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो चलिए फिर इस फैन फिक्शन का हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक होटल रूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक ओमेगा बैठा हुआ था और ये फैन फिक्शन ओमेगा वर्स है। एक ओमेगा एक रूम के अंदर बैठा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वो बहुत ही परेशान था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके फेस से ही पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद उस रूम का डोर ओपन होता है और एक अल्फ़ा अंदर आता है। जैसे ही वो ओमेगा उस अल्फ़ा को देखता है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है, तुम आगे, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, चैंग प्लीज़। ये देखने के बाद वो अल्फ़ा बोलता है, हाँ सचिन क्या हुआ? हाँ तुम डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। यह सुनने के बाद जो ओमेगा वहाँ पर बैठा हुआ था जिसका नाम कुछ और नहीं लायन सिचन था, जो कि लायन कंपनी का फर्स्ट सीईओ है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है लायन। और वो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अब और अपनी फैमिली से अपनी प्रेगनेंसी को हाइड नहीं कर सकता हूँ। मुझे मुझे ऑलरेडी 3 मंथ हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ से ही मेरा बेबी बम बाहर आने लगेगा। मैं क्या बोलूँगा? तुम जानते हो ना। प्लीज़ मैं अपने डैड और ब्रदर को कैसे भी करके समझा लूँगा, लेकिन प्लीज़ 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 जैंग, तुम अपने डैड से बात करो। जैंग जैंग देखता है और वो डर जाता है और बोलता है, सचिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और बस मुझे मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो सचिन, क्योंकि तुम जानते हो डैड डैड बहुत नफरत करते हैं तुम लोगों से। वो हमारी फैमिली कितने टाइम से राइवल्स रही हैं और मैं नहीं जानता मैं डैड से कैसे बात करूं। लेकिन बस एक बार डैड उस बिजनेस ट्रिप से मतलब जाकर वापस आ जाएं, उसके बाद मैं उनसे पक्का बात कर लूँगा। प्लीज़ सचिन बस मुझे इतना टाइम दे दो। ये सुनने के बाद जैंग जैंग की ओर देख कर लायन सचिन बोलते हैं, जैंग मैं कितना टाइम और दूँ तुम्हें? ऑलरेडी ही मतलब हम लोगों को पूरे 2 मंथ हो चुके हैं और मैं अब और हाइड नहीं कर सकता अपने डैड से अपनी प्रेगनेंसी को। और तुम जानते हो मेरे डैड को, वो इतनी जल्दी ही इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और वैसे भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 15 दिन। उसके बाद से मेरा बेबी बम सबको दिखने लगेगा और मैं क्या करूँगा? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, सचिन प्लीज़ चिंता मत करो, मैंने कहा ना बस मुझे 10 दिन दे दो। मैं 10 दिन के अंदर कैसे भी करके डैड से बातें कर लूँगा। हाँ हमारी कंपनीज राइवल रही हैं एक दूसरे की, लेकिन मेरे डैड इतने भी ज़्यादा नफरत नहीं करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे लग रहा है सचिन, चिंता मत करो। और जब हमने प्यार करने से पहले ये सब नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रहे हैं? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और मैं अपने डैड से बस जैसे ही वो ये बिज़नेस मीटिंग करके वापस आ जाएं उसके बाद उनसे बात करूंगा और फाइनली मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो इतनी ही अपने बिजनेस और अपनी रेपुटेशन को इतना मतलब ख्याल नहीं रखते हैं जितना वो अपने बच्चों का रखते हैं। प्लीज़ मुझे लगता है कि वो मान लेंगे और नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी हमें। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं, तुम बात तो करोगे ना अपने डैड से? लायन सिचन की बात सुनकर चांग चैंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने डैड से बात करूँगा और मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मान जाएंगे। ये सब बातें सुनने के बाद लायन सिचन को एक चैन की सांस आती है और फिर वो बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10 दिन का टाइम। इसके बाद जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच माय बेबी। और ये बोलकर वो उसे गले लगाता है और फिर वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और फिर वो लायन सिचन के जो बेबी बम्प था उसकी टी शर्ट को ऊपर करता है और फिर उनके बेबी बम्प को सहलाता है और बोलता है, माई लिटिल वन जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे डैड पक्का ही हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। भले ही हमारी कंपनीज राइवल रही हो, लेकिन मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मान लेंगे। अपनी राइवलरी को भूल कर वो हम एक्सेप्ट करेंगे। यही सोच कर जियांग चैंग लायन सिचन के टमी पर किस करता है। उसके बाद वो अपने बोल सकते हैं मतलब खड़ा होता है और फिर देखता है लायन सिचन को और बोलता है, आई लव यू सिचन। ये सुनने के बाद लायन सिचन भी बोलते हैं, आई लव यू। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं
उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं, अपनी क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। तभी जो जियांग चैंग था उसका फ़ोन रिंग करता है। जियांग चैंग देखता है तो फ़ोन उसके डैड का था। ये देख कर लैन से चैन जो थे वो बोलते हैं, चैंग क्या हुआ? चैंग डर जाता है और बोलता है, कुछ डैड का फ़ोन है, मुझे मुझे जाना होगा, 1 मिनट रुको, मैं पिक करता हूँ। इसके बाद वो साइड आता है और फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जियांग फैंगम्यान एक बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तुम कहाँ हो? अभी के अभी घर आओ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग डर जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और फिर वो जल्दी से जो है फ़ोन को रखता है और देखता है लैन सिजन को। लैन सिजन बोलते हैं, चैंग क्या हुआ? जियांग चैंग बोलता है, सिजन मुझे मुझे घर जाना होगा, डैड का कॉल था और वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, मुझे मुझे नहीं पता क्या हुआ है, वो इतने गुस्से में क्यों है? लैन सिजन बोलता है, हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और प्लीज़ डैड से बातें और करना, उन्हें मना लेना। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं उन्हें बना लूँगा, ठीक है। इसके बाद लायन सेजन बोलते हैं, हाँ ठीक है। जियांग चैंग आता है, जल्दी से लायन सेजन के लिप्स पर किस करता है और बोलता है, भाई, और मैं जल्दी से मिलूंगा, बाय बेबी। और ये बोलकर वो जल्दी से लायन सेजन के फिर से टमी पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है, अपने फेस वगैरह अच्छे से कवर करके। इसके बाद जो लायन सेजन थे वो वहीं पर जाते हुए देखते हैं जियांग चैंग को और वहीं पर बैठ जाते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं, अपनी टमी पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेबी, तुम जल्द ही इस दुनिया में आओगे और मैं तुम्हें पूरा प्यार दूंगा, अपनी पूरी ज़िंदगी बनाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं और मुझे यकीन है कि वो कैसे भी करके अपने डैड को मना ही लेंगे। और फिर वो स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर वो वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करें। कुछ ही टाइम के बाद उनकी प्रेगनेंसी सबके सामने शो होना शुरू हो जाएगी और वो कैसे हैंडल करेंगे ये सब चीज़ें। उन्हें बहुत डर लग रहा था, बहुत बुरी तरह से वो डरे हुए थे। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मुझे कैसे भी करके लगभग आधे महीने तक अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना ही होगा, हाँ, वरना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे मुझे डैड का तो पता है कि मैं उन्हें कैसे भी करके मना लूँगा, लेकिन लेकिन वांग जी उसे मैं कैसे मनाऊँगा? वो वैसे भी बहुत गुस्से वाला है। अगर उसे पता चला कि मैं जियांग्स के बेटे से प्यार करता हूँ और प्रेग्नेंट भी हो गया हूँ, तो पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे डर लग रहा है। हाँ, वो मुझसे प्यार बहुत करता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। और फिर वो बोलता है, हाँ, मैं कैसे भी करके बनाऊँगा वांग जी को। वैसे भी वांग जी 10 दिन के बाद वापस आने वाला है। आई होप कि तब तक सब ठीक हो जाए। फिर वो उठता है और अपनी टमी को हाइड करता है। अपनी उसने एक लूज़ सी टी-शर्ट पहनी हुई थी उससे, और फिर वो जल्दी से अपने फेस वगैरह अच्छे से कवर करता है, अपने फेस पर मास्क लगाता है, हुडी पहनता है और फिर वो अच्छे से अपने आप को हाइड कर लेता है। उसने अपना हुलिया पूरी तरह से चेंज करके रखा हुआ था। कोई भी अगर लायन सिजन को देखता तो कोई नहीं बता सकता कि लायन सिजन लायन कंपनी की CEO है। और फिर वो रूम से बाहर निकलते हैं डोर ओपन करके, और वो बाहर जाने वाले थे तभी अचानक से वो रुक जाते हैं। कुछ लोगों की वो बातें सुनते हैं कि बाहर कुछ मीडिया वाले खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लायन कंपनी की CEO और मतलब जियांग्स का जो सन है, मतलब सेकंड हायर है, वो यहाँ पर आया हुआ है और शायद कुछ ना कुछ चल रहा है। ये सुनते ही जियांग चैंग जो ये सुनते ही लैन सेजन डर जाते हैं और बोलते मैं क्या करूँ। फिर उन्हें याद आता है, हाँ, बैक डोर। फिर वो जल्दी से जो होटल का ओनर था उसे मतलब अपने सेक्रेटरी से मैसेज करवाते हैं और फिर कुछ ही देर के अंदर उनके पास मैसेज आता है और वो देखते हैं मैसेज को और फिर बोलते हैं। तभी उनके पास एक गर्ल आती है जो कि एक बोल सकते हैं बीटा थी। वो बोलती है, सर अब मेरे साथ आइए। जियांग जो लैन सेजन थे वो देखते हैं उसे और बोलते हैं, हाँ ठीक है। फिर वो गर्ल लैन सेजन को लेकर आती है बैक डोर के पास और फिर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। वो बाहर आते हैं अपने आप को हाइड करते हुए और उसके बाद वो फिर देखते हैं तो उनकी कार वहीं पर खड़ी हुई थी। वो जल्दी से जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद वो अच्छे से कार को मतलब देखते हैं तो कार बिल्कुल ब्लैक विंडो वाली थी जिसमें से कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो जल्दी से अपने क्लोथ वगैरह रिमूव करते हैं, यानी जो फेस पर उन्हें लगाया हुआ था वो हटा देते हैं और फिर बोलते हैं मैंशन चलो। तो वो ड्राइवर बोलता है जी सर। इसके बाद वो ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से वो निकल जाता है सीधा लैन मैंशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग मैंशन को, एक बहुत बड़ा मैंशन जो किसी रॉयल मतलब फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके अंदर एक सोफे के ऊपर हॉल में बैठे हुए थे जियांग फैंगम्यान। जियांग फैंगम्यान एक बहुत ही क्रूल पर्सनैलिटी का पर्सन है। उसके लिए अपनी फैमिली की रेपुटेशन और दूसरा अपना बिजनेस, ये उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, भले ही उसके लिए किसी को मारना पड़े या फिर खुद मरना पड़े, क्योंकि उसके लिए उनके बिजनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए अपनी एक बेटी जिसका नाम जियांग यानली है उसकी शादी जिन्स के साथ करवा दी थी, जो कि एक ज़्यादा अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया उनके लिए। और जियांग यानली बस सफ़र ही कर रही थी इन सब चीज़ों की वजह से।
तभी हम एक कार को देखते हैं जो कि चांग मैंशन के सामने आकर रुकती है। गार्ड्स देखते हैं कार को तो वो डोर ओपन करते हैं और फिर वो कार सीधा मैंशन के अंदर चली जाती है। कार के अंदर से जियांग चैंग निकल कर बाहर आता है और वो देखता है और बोलता है, फाइनली मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है लेकिन कैसे भी करके मुझे डैड से बातें तो करनी ही होगी। फिर वो अपनी एक चैन की सांस लेते हैं और फिर चला जाता है मैंशन के अंदर। वो अंदर आता है तो देखता है कि उसके डैड सोफे पर बैठे हुए थे और उनकी फेस एक्सप्रेशन देखकर पता लगाया जा सकता था कि वो कितने ही ज़्यादा गुस्से में है। जियांग चेंग आता है डरते हुए और बोलते हैं, डैड आपने मुझे बुलाया। जियांग फेंग मैन देखते हैं जियांग चेंग को और बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है लेकिन तुम्हें इतनी देर कहाँ होगी। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलते, सॉरी डैड, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। ये सुनने के बाद जियांग फेंग मैन देखते हैं और बोलते, फ्रेंड्स के साथ? अच्छा, सीरियसली? जियांग चैंग बोलता, हाँ डैड। फिर वो बोलते, ओके ठीक है, तो तुम्हें नई बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था ना? जियांग चैंग बोलता, हाँ डैड, वो कल जाना था, मैं चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद जियांग फिंगमैन बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे, वो भी यूएस 3 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर चलो मेरे साथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत न्यू प्रोजेक्ट्स हमें मिलने वाले हैं। समझ आया तुम्हें? जियांग चैंग बोलता, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जियांग फिंगमैन बोलता, शट अप, जो मैंने कहा वो करो। ये सुनने के बाद जियांग चैंग चुप हो जाता है और फिर वो बोलता है उठते हुए कि ठीक है। फिर जियांग फिंगमैन देखते हैं चैंग को और बोलते हैं कि हाँ, और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देखी है, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जियांग चैंग ये सुनता है तब उसे तो सदमा ही लग जाता है और वो बोलता, व्हाट, मेरे लिए नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता किसी और से, मैं लहन सेजन को पसंद करता हूँ। मुझे कैसे भी करके डैड को बताना होगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, फिर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लायन सेजन जो थे वो अपने घर आते हैं और वो देखते हैं तो लायन किरण जो कि लायन सेजन के डैड हैं वो बैठे हुए थे सोफे पर। वो देखते हैं और बोलते हैं, सेजन यहाँ हो बेटा। लायन सेजन जाते हैं और बैठ जाते हैं और बोलते हैं, यस डैड। लायन जो किरण थे वो देखते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे कुछ डिफरेंट लग रहे हो, क्या बात है, मेरा बेबी बहुत ग्लो कर रहा है। ये सुनने के बाद लायन सेजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आप भी ना डैड, वो शायद आज मैं कुछ ज़्यादा खाना खा रहा हूँ ना, इसीलिए। ये सुनने के बाद जो लायन किरण थे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें बता दूँ कि वांग जी 10 दिन के बाद आने वाला है। ये सुनकर जो बोल सकते हैं लायन सेजन थे वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब सच में वांग जी यहाँ पर आकर रहेगा। मैं बहुत मिस करता हूँ वांग जी को। लायन किरण बोलते हैं कि हाँ मैं भी बहुत मिस करता हूँ मेरे बेटे को, और फाइनली वो यहाँ पर आकर रहने वाला है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं कि हाँ मैं भी हैप्पी हूँ डैड। इसके बाद वो बोलते हैं, डैड मैं रूम में जाकर आराम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे तो कुछ मीटिंग्स को भी बाद में अटेंड करना है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं कि हाँ ठीक है बेटा तुम जाओ। इसके बाद लायन सेजन उठकर वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपने रूम में आते हैं और आकर फिर जल्दी से वो वॉशरूम में चले जाते हैं। अपनी क्लॉथ वगैरह रिमूव करके वो बात लेने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलते हैं, आई एम सॉरी डैड, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्या पता कुछ गड़बड़ हो गई तो। इसके बाद जो लायन सेजन थे वो बात वगैरह लेकर बाहर आते हैं और फिर वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए वहीं पर लेट जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और उनकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उन्हें वॉमिटिंग आना, वो कैसे भी करके अपने आप को हैंडल कर रहे थे। वो मेडिसिन लेते थे बहुत ज़्यादा ही, और उन्होंने फ़िलहाल अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। तभी जो लायन सेजन थे उनका फ़ोन रिंग करता है। लायन सेजन जो कि सोने ही वाले थे तभी उन्हें फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, तो वो जल्दी से देखते हैं अपने फ़ोन को, तो कॉल उनके छोटे भाई लैन वांग जी का था, जो कि एक अंडरवर्ल्ड माफिया किंग है और दुनिया की नज़रों में हाँ वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और जियांग्स का सबसे बड़ा राइवल भी। हाँ, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। लायंस कंपनी हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहती है और जियांग कंपनी हमेशा सेकंड पोजीशन पर। जो जियांग फेंगमिन है, जियांग कंपनी के ओनर, वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि लायन कंपनी को वो अपने नीचे ही रखें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि लायन वांग जी की स्किल्स बहुत अमेजिंग है और वो 30 साल का एक अल्फ़ा है, एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा। लेकिन आज तक ना ही तो कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी और ओमेगा से तो वो दूर ही भागता है। लायन सेजन देखते हैं और फ़ोन को पिक करते हैं, अपने आप को नॉर्मल करते हैं और बोलते हैं, हाँ वांग जी,
ये सुनने के बाद फ़ोन की दूसरी ओर से एक आवाज़ आती है, गगा आप ठीक तो है ना? ये सुनने के बाद जो सेचन थे वो बोलते हाँ वांग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? लायन सेचन की बातें सुनकर दूसरी ओर से एक आवाज़ फिर से आती है कि गगा मैंने सुना कि आप कल बेहोश हो गए थे। लायन सेचन ये सुनकर डर जाते हैं और बोलते नहीं कुछ भी नहीं वांग जी, वो मैंने कल खाना स्किप कर दिया था, इसी वजह से कमजोरी हो गई थी। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनने के बाद दूसरी ओर से फिर से आवाज़ आती है, ठीक है गगा, एंड आप बिल्कुल ठीक ही होने चाहिए, और वैसे भी मैं बहुत जल्द वापस चाइना आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद ये सुनने के बाद लायन सेचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ वांग जी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फाइनली तुम वापस आने वाले हो। ये सुनकर वांग जी बोलते हैं हाँ गगा मैं आने वाला हूँ। इसके बाद फिर वो बोलते हैं ठीक है अब रेस्ट करिए, मुझे काम है तो मुझे जाना होगा। इसके बाद वो फ़ोन को कट कर देते हैं और फ़ोन को देखते हैं और बोलते हैं वांग जी पता नहीं जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। और फिर उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि नहीं मैं रो नहीं सकता ऐसे, मुझे जांग चैंग पर भरोसा रखना होगा, हाँ वो अपने डैड से ज़रूर बातें करेगा। उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं पेरिस के अंदर एक पर्सन एक बहुत बड़े लग्जूरियस रूम में बैठा हुआ था, उसने बाथरोब पहना हुआ था। वो फ़ोन को देखता है और फिर बोलता है और फिर वो फ़ोन को साइड में रखता है और फिर उठकर अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेता है और वाइन को ग्लास लेकर वो बाहर आता है और बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है और अपने सामने पूरी सिटी का नज़ारा देखता है। रात का टाइम होने की वजह से पूरा पेरिस जगमगा रहा था और लायन वांग जी के फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी। वो वाइन पीते हुए अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैं वापस जाने वाला हूँ और मुझे बहुत जल्द ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। और वो स्माइल करता है। उसके बाद तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। लायन वांग जी अपने फ़ोन को पिक करने के लिए वापस रूम में आता है और फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है कि बॉस हमने उसे पकड़ लिया है। ये सुनने के बाद लायन वांग जी बोलता है हाँ ठीक है मैं आधे घंटे में वहाँ आ रहा हूँ और उसे अच्छे से पनिशमेंट देना, अगर उसे पनिशमेंट नहीं मिली तो फिर तुम लोग जानते हो ना। ये सुनने के बाद वो पर्सन डर जाता है और बोलता है हाँ सर ठीक है। इसके बाद लायन वांग जी बोलता है वेरी गुड और फिर वो फ़ोन को कट कर देता है। फिर जो सामने वाला पर्सन था वो दूसरे को देखता है और बोलता है चलो बॉस ने कहा है कि हमें उसे पनिशमेंट देनी होगी, उसे पनिशमेंट नहीं मिली तो वो हमें देंगे। ये सुनने के बाद वो दूसरा पर्सन बोलता है कि चलो फिर उसे पनिशमेंट देते हैं क्योंकि मैं उनके हाथों से मना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं एक गलती की सज़ा सिर्फ मौत है। ये सुनकर वो दूसरा वाला भी डर जाता है और बोलता है हाँ ठीक है चलो, और फिर वो चले जाते हैं। वहीं हम लायन वांग जी को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर आने के बाद अपने बाथरूम को ओपन करता है और फिर वो वॉशरूम में जाकर शावर लेता है। शावर लेकर बाहर आता है, रेडी होता है, अपने ब्लैक सूट को पहनता है, अपने हाथों में गन लेता है और वहाँ से निकल जाता है अपनी ब्लैक कार के अंदर बैठकर। थोड़ी देर के बाद वो एक प्लेस पर पहुंचता है। ये काफ़ी सुनसान एरिया था, यहाँ पर ओनली कंस्ट्रक्शन वर्क वाली बिल्डिंग्स थी। वो अपने कार से बाहर निकलता है, कुछ गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक पर्सन आता है और बोलता है बॉस उसे मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। देखने के बाद देखता है लायन वांग जी उस पर्सन को और बोलता ठीक है, और फिर वो चला जाता है। वो पर्सन जो अभी वांग जी के सामने खड़ा हुआ था वो बोलता है हाँ सच में आज ये लफ़ा तो गया। और वो बोलता है हाँ सच में मैं परेशान हो गया हूँ यार इस वांग जी की टैंट्रम्स को हैंडल करते हुए भी। हाँ इसके साथ साथ मुझे भी इधर से उधर घूमना पड़ता है और मेरी वाइफ भी वहाँ घर पर होगी, हाँ मैं कैसे बात करूँगा। फिर वो जल्दी से जो अपना फ़ोन था उसे निकालता है और देखता है अपनी वाइफ की फ़ोन जो कि उसका ओमिंगा था, जिसका नाम जो है शाओ शिंग चन है। वो उसे स्माइल करते हुए देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी दूसरी ओर से फ़ोन आता है, वो फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। तभी दूसरी ओर से चिल्लाते हुए एक आवाज़ आती है, शू यांग मैंने तुमसे कहा था ना कि 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है तो तुम्हें वापस आना होगा। ये सुनने के बाद शू यांग डर जाता है और बोलता है बेबी बेबी चिंता मत करो मैं आ जाऊँगा ना, मैंने बहुत से बातें कर ली है। ये सुनने के बाद जो चाओ शिंगचन था वो गुस्सा करता है और बोलता है हाँ ये वांग जी भी ना मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सी काम करता रहता है, और तुम लोग जल्दी घर नहीं आए तो मैं तुम दोनों को देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। और उस वांग जी को भी बोल देना अपनी बॉस गिरी कहीं दूर ही दिखाए। ये सुनने के बाद शू यांग बोला हाँ हाँ ठीक है, तुम जानती हो ना यार उसे, वो कितना ज़्यादा डेविल बन गया है। ये सुनने के बाद शाओ शिंगचन बोलता है मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर चाहिए मेरे बर्थडे के दिन, मतलब मुझे चाहिए। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता हाँ हाँ ठीक है बेबी मैं आ रहा हूँ, और फिर वो फ़ोन को कट करता है। तभी वो भागते हुए अंदर आता है तो देखता है उसके सामने फ्लोर पर ब्लड ही ब्लड था। ये देखकर शू यांग अपने फेस को साइड करता है और बोलता है हाँ सच में यार मुझे लगा था कि इसे तो ये छोड़ देगा, हाँ लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो अपने फेस को साइड करता है और फिर वांग जी के आता है सामने और बोलता है वांग जी तुम्हारे डैड का कॉल था।
ये सुनने के बाद वांग जी उसे देखता है और बोलता है शुयांग तुम्हें पता है ना अभी मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, सच में, और वैसे भी हमें यूएस चलना होगा क्योंकि वहाँ पर हमारी एक मीटिंग होने वाली है, तुम जानते हो उसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। और फिर शुयांग बोलता है तुम जानते हो वहाँ पर तुम्हारी राइवल कंपनी भी आने वाली है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, और चिंता मत करो हर बार की तरह उन्हें सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ेगा। शुयांग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद शुयांग वांग जी को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस से अपने घर आते हैं, वांग जी जाकर बैठ जाता है, फिर से बात लेता है क्योंकि उसकी कपड़ों पर ब्लड लग गया था। अब हम दूसरी ओर देखते हैं चाइना के अंदर जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर एक रूम का सीन जिसके अंदर एक बहुत ही क्यूट लिटिल बेबी लाइक ओमेगा जो कि पीसफुली सोया हुआ था। तभी अचानक से उनका फ़ोन रिंग करता है। अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है हाँ ये इस टाइम मुझे कॉल क्यों कर रही है शिजे। वरना फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो शिजे। दूसरी ओर से जियांग यानली बोलती है आशियन तुम कैसे हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है शिजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यानली जो है रोने लगती है। ये देखकर वीजिंग डर जाता है और बोलता है शिजे क्या हुआ। यानली बोलती है कुछ नहीं आशियन, वो गलती से मेरा मतलब है मेरे स्टमक में थोड़ा सा पेन हो रहा है। ये सुनकर वीजिंग उठ जाता है और बोलता है शिजे क्या हुआ आपको। ये सुनने के बाद यानली बोलती है अरे नहीं आशियन कुछ नहीं हुआ, वो कहा कि मेरा थोड़ा सा पैर ना स्लिप हो गया था जिस वजह से मैं गिर गई थी और मुझे अचानक से पेन हुआ जिसके कारण मेरी आंखों से आंसू निकल गए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके शिजे आप ठीक तो है ना पक्का। ये सुनने के बाद यानली बोलती हाँ हाँ आशियन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वीजिंग एक चैन की सांस लेता है। तभी पीछे से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है यानली। और जैसे ही यानली ये आवाज़ सुनती है तो वो फ़ोन को कट कर देती है और वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वो ओमेगा उठकर बैठ जाता है और बोलता है मुझे डैड से बताना होगा ये सब चीज़ें। और अब हम जान लेते हैं कि वीजिंग के बारे में। वीजिंग जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा है और सबका लाडला भी है। जियांग फैंगम्यान वीजिंग को पसंद करते हैं एज अपना सन बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वीजिंग सबसे छोटा है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही क्यूट है। लेकिन उनकी रेपुटेशन जैसे ज़्यादा प्यारा नहीं है। फिर हम जान लेते हैं वीजिंग एक बोल सकते हैं 18 साल का ओमेगा है जो कि बहुत ही प्यारा है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपनी चीज़ें और अपनी गगा की पूरी रिस्पेक्ट करता है। और वीजिंग अभी कॉलेज में है, वो भी सेकेंड ईयर के अंदर है। वीजिंग अपनी आर्ट्स की स्टडी कर रहा है क्योंकि उसे आर्ट्स बहुत पसंद है, इसीलिए वीजिंग उठकर बैठ जाता है और फिर वो जाकर अपनी स्टडी करने लगता है। वीजिंग अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गुम है, बहुत ही पीसफुल लाइफ है उसकी, क्योंकि उसके पास हर एक वो चीज़ अवेलेबल है जो कि एक पर्सन के लिए होनी चाहिए। लेकिन वीजिंग बहुत ही हम्बल काइंड नेचर का है और सभी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। और उसे अपने डैड की मतलब बोल सकती हैं इस डार्क साइड का बिल्कुल पता नहीं है। हाँ वो जानता है कि उसके डैड थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो कितना स्ट्रिक्ट है ये उसे नहीं पता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग वापस से सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है और वो उठकर जल्दी से रेडी होता है, अपने क्लॉथ वगैरह वेयर करता है, अपनी बुक्स लेता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग अपने कॉलेज जाता है और अपनी क्लासेस अटेंड करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था वो मॉर्निंग होते ही अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए यूएस के लिए निकल जाता है। वहीं हम जियांग फैंगमैन को देखते हैं जो कि कार में बैठकर निकल गए थे जियांग चेंग के साथ अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए यूएस। थोड़ी ही देर के बाद वो पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा अपनी प्राइवेट जेट से वो सीधा यूएस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर के मतलब बोल सकते घंटों के बाद वो पहुंच जाते हैं यूएस में और अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए वो सबसे पहले होटल में जाते हैं। और नेक्स्ट डे उनकी बोल सकते हैं मीटिंग होने वाली थी तो वो आराम करते हैं वहाँ पर। वहीं हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग अपना फ़ोन निकालता है और सीधा वो लायन सीजन को कॉल कर देता है और उनसे बातें करने लगता है। वहीं लायन सीजन को भी एक रिलीफ फील होता है कि चलो जियांग चेंग का कॉल तो आया उनके साथ, और फिर वो बातें करने लगते हैं एक दूसरे दोनों से। और वहीं हम देखते हैं लायन किरण को। लायन किरण अपने रूम में थे तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। लायन किरण अपने फ़ोन को देखते हैं और देखकर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि उस फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी पिक्स थी एक ओमेगा के साथ जियांग चेंग की। और ये देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि पता लगाओ ये ओमेगा कौन है। और फिर वो बोलते हैं जियांग चेंग ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इन सब चीज़ों की कोई आज़ादी नहीं है, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं करना चाहूँगा और ये ओमेगा तो अब जिंदा नहीं बचेगा। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देते हैं और बोलते हैं कि फाइंड करो आखिरकार वो ओमेगा है कौन। तभी थोड़ी देर के बाद वो बोलता है कि ठीक है सर ओके, एंड वो फ़ोन को कट कर देता है।
और फिर वो भी जाकर सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो लोग अपनी मीटिंग को अटेंड करते हैं और फिर से उन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए था। वो लैंड कंपनी को मिल जाता है, जिसके बाद जियांग फेंगमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो वापस अपने रूम में आते हैं। जियांग चेंग डरा हुआ था कि उसके डैड बहुत गुस्से में है और पता नहीं क्या करेंगे। उसके बाद उनका फ़ोन रिंग करता है और जैसे ही उनका फ़ोन रिंग करता है वो देखते हैं और वो फ़ोन को पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन उन्हें सभी चीज़ें बता देता है और उस पर्सन की बातें सुनने के बाद लैन किरण जियांग फेंगमैन का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उन्हें इतने गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि वो ओमेगा जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनने के बाद वो दूसरा पर्सन बोलता है ओके सर ठीक है। इसके बाद वो फ़ोन को कट करते हैं और अपने फ़ोन को फेंक कर मार देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें लैपटॉप पर एक ईमेल आता है और वो पिक्स देखते हैं तो उनका खून खोल जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 1 मंथ बाद का सीन। लैन वांगजी हॉस्पिटल रूम के सामने खड़ा हुआ था और उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। लैन किरण जो थे वो वहीं हॉस्पिटल रूम के बाहर थे और वो देखते हैं और बोलते वांगजी वांगजी बेटा तुम्हारी मॉम और तुम्हारी गगा। वांगजी देखता है और बोलता है किसकी वजह से हुआ ये सब। लैन किरण बोलते हैं मुझे नहीं पता वांगजी, मुझे नहीं पता। तुम्हारा ब्रदर वो तुम्हारी मॉम के साथ कार में जा रहा था। वो वापस घर ही आ रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे एक कार उनके सामने आई और उनका एक्सीडेंट हो गया। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो देखते हैं और बोलते हैं कि सर ये उनकी रिपोर्ट है, वो 4 मंथ प्रेग्नेंट थे और हम आपकी मॉम को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही लैन किरण बुरी तरह से शॉक में आ जाता है और वो वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वांगजी जैसे मानो सदमे में ही चला गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अपना फ़ोन लेता है और बोलता है कि सब चीज़ें मुझे पता करनी है और वो बता देता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद वांगजी वापस आता है और देखता है तो उसके जो फादर थे वो एक हो सकते हैं लाइफलेस बॉडी की तरह वहीं स्ट्रक्चर पर बैठे हुए थे। जो बोल सकते हैं बाहर जो होती हैं कुर्सियाँ में बैठे हुए थे। डॉक्टर आता है और बोलता है देखिए हमने आपके जो मतलब मिस्टर लैन हैं उन्हें तो मैंने मतलब दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। देखिए फ़िलहाल तो हमने उन्हें और उनके बेबी दोनों को ही बचा लिया है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी उन दोनों की जान खतरे में है। और मिसेस लैन वो तो मतलब वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और अपना हाथ करता है। उसके बाद वो आते हैं और अपने डैड के पास में बैठते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं। लैन किरण तो जैसे मानो जिंदा लाश ही बन गया था। एक ही दिन के अंदर उन्हें क्या क्या सहना नहीं पड़ गया। वांगजी देखता है और अपने गुस्से भरी आंखों से अपने मन में बोलता है उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं, एक एक को मार डालूंगा। जो उन्होंने मेरी फैमिली के साथ किया है उसका बदला लूँगा मैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ किसकी वजह से है और ये सब किसने किया है और वांगजी क्या करेगा अपने ब्रदर और अपनी मॉम की डेथ का बदला लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।